हेलो बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ पढ़ेंगे। ये कविता है कन्यादान। तो आज हम इसके सार को और इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि कन्यादान कविता जो कवि ऋतुराज जी द्वारा लिखी गई है। तो ऋतुराज के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। उन्होंने जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया। फिर 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन का कार्य किया। फिलहाल कविराज जयपुर में रहते हैं। कवि ऋतुराज की कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है। वो अपने आसपास रोजमर्रा घटित होने वाली घटनाओं, सामाजिक शोषणों व विडंबनाओं पर ज्यादा लिखते थे। इनका जो कविता संग्रह है, उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणाधर्म और अन्य पुल पर पानी, सुरता निरत, लीला मुखराविद प्रमुख है। पुरस्कार मीरा पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं, और सम्मान इन्हें परिमल सम्मान, पहल सम्मान और सोमदत्त सम्मान इन्हें मिल चुके हैं। तो बच्चे, थोड़ा सा मैंने आपको कवि का जीवन परिचय दिया है, जिससे कि आपको इनके बारे में जानकारी मिल सके। तो अब बच्चों, कन्यादान कविता जो है, इसका सार मैं आपको बताती हूँ। कवि ऋतुराज ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है। कविता में विवाह के पश्चात बेटी की विदाई के वक्त एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे व बुरे अनुभवों को निचोड़कर एक सही व तर्क संगत सीख देने की कोशिश करती है, ताकि उसकी बेटी ससुराल में सुख व सम्मान पूर्वक जी सके, हिंसा, अत्याचार व शोषण के खिलाफ आवाज उठा सके। कविता में माँ परंपरागत मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न है, जो अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख दे रही है। कन्यादान करते वक्त माँ को ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दान कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी बेटी के लिए चिंतित भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह अपने नए जीवन में ससुराल में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को समझकर उनका सामना कर सके। माँ को लगता है कि उसकी बेटी भोली और नादान है। उसके अपने जीवन में अभी तक सिर्फ सुख ही सुख देखा है। उसने दुख व परेशानी को बांटना या उससे निकलना नहीं आता। ससुराल में बेटी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए माँ अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीखी हुई अपनी प्रामाणिक सीख को अपनी बेटी को देने की कोशिश करती है। माँ अपनी बेटी को 4 बड़ी बड़ी सीख देती है। पहली सीख में माँ बेटी से कहती है कि कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान मत करना, क्योंकि यह स्थायी नहीं होता। दूसरी सीख में माँ कहती है कि आग का प्रयोग हमेशा खाना बनाने के लिए करना, लेकिन अगर किसी के द्वारा इसका प्रयोग जलाने के लिए किया जाए तो उसका पुरजोर विरोध करना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने या जलाने के लिए नहीं। यहाँ पर कवि उन लोगों पर अपने शब्दों को तीक्ष्ण प्रहार कर रहे हैं जो लोग दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले में कर देते हैं, या उन्हें आग के हवाले करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। तीसरी सीख में माँ कहती है कि महिलाओं का वस्त्र और आभूषण के प्रति विशेष मोह होता है, लेकिन तुम इन सब का मोह कभी मत करना, क्योंकि यही जीवन में सबसे बड़े बंधन बन जाते हैं, या महिलाओं के पैरों की जंजीर बन जाते हैं। और अंतिम और चौथी सीख जो माँ देती है, वो कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात मर्यादा, लज्जा, शिष्टाचार, विनम्रता, ये सभी स्त्री सुलभ गुण हैं। इनको तुम बरकरार रखना, लेकिन इन्हें कभी अपनी कमजोरी मत बनने देना। अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाना। तो बच्चों, ये तो कविता का सार था। कई बार एग्जाम में कविता का सार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको कन्यादान कविता का सार बताया। बच्चों, अब मैं आपको इसका भावार्थ बताती हूँ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इन पंक्तियों में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त या बेटी की विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक व प्रामाणिक होता है। मतलब दुखी होना स्वाभाविक होता है माँ का। दरअसल बेटी ही माँ के सबसे निकट व उसके जीवन के सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है। अब जब वही उससे दूर जा रही है, तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है मानो वे अपने जीवन की सबसे अनमोल यानी आखिरी पूंजी को दान करने जा रही हो। उसके बाद दूसरी जो हमारे काव्यांश है, उसमें है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली भाली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। पीठिका थी वे घुंघराले प्रकाश की, कुछ तुर्कों के और कुछ लयबंद पंक्तियों की। अब इसमें सयानी मतलब क्या है? समझदार। भोली भाली मतलब नादान। आभास होना मतलब एहसास होना। दुख बाचना, बाचना मतलब पढ़ना।
तो क्या कह रहे हैं इसमें कवि? कवि कहते हैं कि लड़की इतनी सयानी या परिपक्व नहीं हुई थी कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके। वह अभी भी एकदम भोली भाली व मासूम ही है। उसने अपने मायके में सिर्फ सुखों और खुशियों को ही देखा है, इसलिए उसके जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों के बारे में अभी कुछ नहीं पता, और ना ही उसे कुछ दुख परेशानी सहना या बांटना या उसका हल करना नहीं आता। कवि ऋतुराज आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें किताबों में लिखे अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते, या हम उन अक्षरों को स्पष्टता से नहीं पढ़ पाते, सिर्फ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस लड़की के सामने भी अभी काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी तस्वीर है। उसे व्यवहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां या कठिन परिस्थितियों से या वे संघर्षों के बारे में अभी कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकती या वो नहीं जानती। यानी उसके पास जो भी जानकारी है वह आधी अधूरी व अस्पष्ट है, मतलब वो पूर्ण जानकारी उसके पास नहीं है। तीसरा काव्यांश देखिए। माँ ने कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी से विदाई के वक्त कह रही है कि जो जीवन भर उसके काम आएगा, ये बात बताते हुए कहती है कि माँ कह रही है कि शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब यानी अपनी सुंदरता को देखकर खुश मत होना, क्योंकि ये अस्थाई है, ये स्थायी नहीं होती। फिर भी माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटी सेकने के लिए ही करना, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते। कवि ऋतुराज आगे कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन माँ वस्त्र और आभूषण को सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु न मानकर इनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि वस्त्र और आभूषणों के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। अब अंतिम दो पंक्तियां देखिए। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को मजबूत करना चाहती है, अबला व कमजोर नारी की जगह एक सशक्त व मजबूत इंसान बनाना चाहती है। तो माँ कहती है कि वे अपनी ससुराल में अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, हर विपरीत परिस्थितियों को पूरी तरह दृढ़ता से सामना कर सके, लोग उसकी कमजोरी का फायदा ना उठा सके और उसका शोषण या अत्याचार उसका ना करें। इसलिए माँ कह रही है कि अपने स्त्रीत्व के स्वाभिमान यानी अपने अंदर के गुणों को हमेशा बरकरार रखना, उनको कभी मत छोड़ना, लेकिन कभी भी कमजोर व असहाय मत बनना। उनके खिलाफ होने वाले यानी अपने खिलाफ जो भी अत्याचार या अन्याय हो रहे हैं उसका हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखना। यानी तुम लड़की होना तो, लड़की जैसी दिखना तो, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो बच्चों, ये कविता को आप लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।